भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है और उसी भारत में एक मुकदमा चल रहा है जिसका फैसला ये तय करेगा कि भारत के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर सरकार की मुहर लगेगी या नहीं। और इस लड़ाई में जहां एक तरफ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं दूसरी ओर है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति बनाम सरकार की नहीं, बल्कि ये कहानी है उस डिजिटल इमरजेंसी की जहां पर मीम्स, कार्टून्स और आलोचना को देशद्रोह मान लिया जाने लगा है। दरअसल इस पूरी कहानी में सरकार का रुख बिल्कुल साफ है और उनका ये कहना है कि वो किसी भी कीमत पर समाज के अंदर नफरत को और फेक न्यूज़ को प्रमोट नहीं करने देंगे और इसके लिए यदि ज़रूरी हुआ तो वो उन सभी ट्विटर हैंडल्स को डिलीट करेंगे, उन कंटेंट्स को बैन करेंगे या फिर उसको सेंसर करेंगे और ये सरकार का संवैधानिक अधिकार है। वहीं इलॉन मस्क का ये कहना है कि इस तरीके के जो कदम है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटने जैसा है और इसी के लिए ये लड़ाई जो है अब कोर्ट में जा पहुंची और इस तरह की फेक न्यूज़ को रोकने के लिए सरकार ने 2024 में एक सहयोग पोर्टल का निर्माण किया था और इस पोर्टल के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को और उनके जो शासकीय अधिकारी हैं उनको ये अधिकार दिया था कि वो ऐसे किसी भी पोस्ट को डिलीट करने का आदेश दे सकते हैं जो उनकी नज़रों में एंटी सोशल या फिर एंटी इंडिया की कसौटी पर खरा उतरता हो। दरअसल ये मैटर जब कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ पर एक्स की तरफ से ये दावा किया गया कि सरकार की तरफ से हमको कंटिन्यूसली प्रेशर दिया जा रहा है कि वो उन सभी पोस्ट को डिलीट करे जो कि सरकार के खिलाफ है। और जब उसकी इंटरनल अध्ययन किया गया तो पता चल रहा कि उन ट्वीट्स के अंदर ऐसा कुछ भी न तो वल्गर पाया गया, न कोई क्राइम पाया गया, न ही ऑफेंस पाया गया और न ही फेक न्यूज़ पाई गई। तो फिर किस बिना पर सरकार जो है उन पोस्ट को डिलीट करने का दबाव बना रही है। उदाहरण के तौर पर जब वो रिपोर्ट पेश की गई कोर्ट में, पाया गया और कोर्ट में ये पेश किया गया कि सरकार की तरफ से हमको ये आदेश दिया गया था कि एक ऐसे पोस्ट को डिलीट किया जाए जिसके अंदर एक लीडर को यूजलेस कहा गया था। वहीं दूसरी ओर और इसके पीछे तर्क दिया गया था कि ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला है। वहीं दूसरे केस के अंदर एक कार्टून के अंदर महंगाई जो है उसको एक लाल डायनासोर के रूप में प्रस्तुत किया गया था और इस पोस्ट को डिलीट करने का सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में क्या अब आलोचना को भी देशद्रोह माना जाने लगा है? क्योंकि बात सिर्फ अब सोशल मीडिया की स्वतंत्रता और बोलने की आज़ादी की नहीं रह गई, बल्कि लड़ाई है भारत की ग्लोबल इमेज की, जो नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में प्रस्तुत करना चाहते हैं, एक डिजिटल इंडिया और एक पावरफुल इंडिया का। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि ये कैसा पावरफुल इंडिया है जिसके अंदर सरकार अपनी आलोचना से डर जाती है। क्योंकि जब ये मुकदमा कोर्ट में चल रहा है तो वहाँ पर ये पेश किया गया ट्विटर की तरफ से कि सरकार की तरफ से कंटिन्यूसली हमको दबाव बनाया जा रहा है उन 1400 पोस्ट को डिलीट करने के लिए जिसके अंदर कुछ भी ऑफेंसिव या फिर एंटी नेशनल नहीं है, बल्कि इसके अंदर सिर्फ कार्टून से, मीम से और एनडीटीवी की कुछ रिपोर्ट्स हैं। वहीं भारत की जो आईटी मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से सफाई दी गई कि ऐसी सभी पोस्ट को जो समाज के लिए और समाज की शांति के लिए खतरा है और जो सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत पोस्ट की गई हैं उनको डिलीट करना सरकार का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट की जांच की गई और तो उसमें कोर्ट में ये पेश किया गया कि दरअसल उसमें मैक्सिमम ट्वीट्स जो हैं वो अमित शाह के खिलाफ किए गए थे और कुछ ट्वीट्स के अंदर जो वहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टैम्पेड हुआ था, भगदड़ मची थी, उसका कवरेज किया गया था और उसी को डिलीट करने का सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या सरकार फेक न्यूज़ की आड़ में एक डिजिटल चुप्पी को थोपने की कोशिश कर रही है? वहीं जो इलॉन मस्क है उनके बारे में कहा जाता है कि वो फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है, यानी कि वो किसी भी कीमत पर
बोलने की आज़ादी को दबाने के सख्त खिलाफ है और वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए काफ़ी मुखर माने जाते हैं। और पास्ट में भी वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील की सरकारों तक से भिड़ चुके हैं। यहाँ एक तरह की हिपोक्रेसी सामने आती है भारत की, जहाँ वो एक तरफ तो भारत को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, वो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी भारत के अंदर लाना चाहते हैं। उन्होंने जहाँ एक तरफ स्टारलिंक को भारत में आने का न्योता दिया, सारे क्लियरेंसेस दिए, वहीं दूसरी ओर उन्होंने टेस्ला को भी भारत में आमंत्रित किया और सारे क्लियरेंसेस दिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर एलोन मस्क भी भारत सरकार की कई बार तारीफ़ कर चुके हैं और भारत की भी तारीफ़ कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया है कि भारत में किसी भी और देश से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे बढ़ने की। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत जो है वो सेंसरशिप मॉडल की तरफ आगे बढ़ रही है। तो भारत और एलोन मस्क की लड़ाई अब जो है सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि ये फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है, जहाँ पर भारत सरकार ये चाहती है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में रहे, यानी कि सरकार जो भी आदेश दे उसका बिना किसी सवाल जवाब किए अक्षरशः पालन करे। और यदि वो कोई ऐसा नहीं करता है तो उससे कानूनी सुरक्षा का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति ऐसी पोस्ट करता हुआ पाया गया जो सरकार के खिलाफ हुई तो उसमें उस यूज़र के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जिसके ऊपर ये पोस्ट किया गया है। वो ये कि भारत में जो दूसरी ग्लोबल टेक MNC कंपनीज़ हैं उनका जो व्यवहार है वो भी थोड़ा सा वियर्ड पाया गया, क्योंकि जो मेटा और गूगल जैसी कंपनीज़ हैं जो कि उनके द्वारा अभी तक किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया, यानी कि सरकार ने जैसा जैसा कहा वो उसे एज इट इज़ मान लिया करती थी। लेकिन एलोन मस्क जो है वो यस मैन कैटेगरी के आदमी नहीं है और वो उन्होंने सरकार की बात मानने की बजाय सरकार के खिलाफ फाइट करने का विकल्प चुना और वो इसको एक प्रेसिडेंस के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार जो है वो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा वर्सेस भारतीय मूल्य का मुद्दा बनाना चाहती है। वहीं एलोन मस्क का ये कहना है कि हम उस मोड़ पर आ गए हैं कि क्या जहाँ पे सवाल पूछने को भी देशद्रोह मान लिया जाएगा, और जहाँ एक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो डिजिटल इंडिया का सपना लेकर चल रहे हैं और दुनिया भर की जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको भारत में लाने की दिशा पे अग्रसर है, वो वहीं दूसरी ओर जो है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेंसरशिप लगाना चाहते हैं जहां बोलने की आज़ादी के ऊपर लगाम लगाने की बात हो। और ये एक तरीके से जो भारत का मूल सिद्धांत है, जहां पर किसी भी एक हेल्दी डेमोक्रेसी में जहां जो क्रिटिसिज्म है वो उसका एक मेन पिलर माना जाता है, और यदि क्रिटिसिज्म के ऊपर ही आप सेंसरशिप लगा देंगे तो फिर डेमोक्रेसी का अस्तित्व कहाँ से बचेगा। तो अब यहाँ पर भारत को दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होगा कि वो डिजिटल डेमोक्रेसी चुनेगा या फिर डिजिटल चुप्पी।